आज हम डू और डाई सीरीज के अंतर्गत हम नीट 2025 के लिए, जो लोग नीट 2025 देने में इच्छुक हैं उनके लिए हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, डू और डाई सीरीज। इसमें हर दिन एक एक चैप्टर डाला जाएगा। आप लोग देख लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। प्लीज 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 अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। आप ही के लिए डाला गया है, ध्यान से। ये यूनिट 1 में हमको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। लिविंग वर्ल्ड, कौन कौन बेटे पढ़ने हैं? लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है। पहला लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। जरा सा हम इसको ठीक कर दें, ठीक है? 3 चैप्टर पढ़ने हैं। अब जरा सा देखते चलो, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी स्टडी है। किसका स्टडी है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ऐसा भी बोल सकते हैं। स्टडी ऑफ, क्या बोल सकते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ ऑन अर्थ कहोगे, ये डेफिनेशन कहाँ मिलता है सर? इसी चैप्टर में आगे मिलेगा, और नहीं तो इवोल्यूशन चैप्टर में ये बात लिखी हुई है। तो जीवन का जो शुरुआत है, जीवन का स्टडी अर्थ पर कैसे हुआ, इसी का स्टडी बायोलॉजी कहा जाता है। और ये भी डेफिनेशन जो यहाँ लिखा हुआ है, इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ फॉर्म, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स जो दिखाई देते हैं, और उनमें हो रहे प्रोसेसेस। प्रोसेसेस मतलब जैसे रिस्पायरेशन, ये सब का स्टडी क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी के 2 डेफिनेशन आपको देखने को मिले। ये स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है, ये बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अगला, आप यदि अपने चारों ओर देखिएगा तो बहुत सारा डाइवर्सिटी है, बहुत सारा डाइवर्सिटी है। मतलब ऐसा भी चिड़िया देखे होंगे जो जिंदगी में पहली बार देखे होंगे, है ना? ऐसा कोई चिड़िया यदि देखिएगा तो आपको लगेगा कि अरे यार, ये तो पहले देखे में नहीं किए। तो बहुत डाइवर्सिटी है हमारे लिविंग वर्ल्ड में, अलग अलग तरह के जीव है। कोई चीज जीव बहुत बड़ा है तो कोई बहुत छोटा है, ठीक है? कुछ तो ऐसा है कि दिखता भी नहीं है। तो ऐसे आधार पर हमारे अर्ली मैन, जो हमारे अर्ली मैन थे, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑर्गेनिज्म को, मतलब अपने मिलने वाले चारों तरफ के चीजों को क्लासिफाई करना शुरू किया। कुछ जिनमें जान नहीं थे उनको इनएनिमेट ऑब्जेक्ट बोल दिया, मतलब ये बायोटिक एलिमेंट बोल दिया, और जिसमें जान था उसको बायोटिक एलिमेंट बोल दिया। बायोटिक एलिमेंट्स में किसको रखा? प्लांट्स और एनिमल्स को रखा। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट में किसको रखा? विंड को, सी को, ये सबको रखा। फायर को, ये सबको रखा। ठीक है, एक टर्म होता है बेटा यहाँ, एंथ्रोपोजेनिक व्यू ऑफ बायोलॉजी। क्या है एंथ्रोपोजेनिक? एंथ्रोपोजेनिक व्यू वो बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें ह्यूमन को सबसे ऊपर रखा जाता है और बाकी जीव को सबसे छोटे पायदान पर रखा जाता है। मतलब ह्यूमन को ऊपर रख के जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको एंथ्रोपोजेनिक व्यू ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। यह बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन का तरीका नहीं है जिसमें ह्यूमन को, अच्छा यदि मान लीजिए हम सबसे, आपको सबसे ऊपर मान लें तो बाकी जीव तो मेरे लिए तुच्छ हो जाएगा ना, तो यह बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में? बायो, आप इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे? इस चैप्टर में हम अलग अलग डाइवर्सिटी के ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, उनमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को डील करेंगे। ठीक है, एक बात सुनिए, जितने भी धरती पर ऑर्गेनिज्म हैं वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। उनमें थोड़ा बहुत क्या है बेटा? सिमिलैरिटी एमॉन्ग देमसेल्फ है, हॉरिजॉन्टली भी और कौन सा? वर्टिकली। जैसे हम अपने पेरेंट के क्या है? हम अपने पेरेंट के क्या है? प्रोजेनी है। हम अपने पेरेंट के प्रोजेनी है, तो हमारा कैरेक्टर और उनका कैरेक्टर थोड़ा बहुत मैच करता है। और हम अपने सिबलिंग्स, भाई बहन में भी क्या है? सिमिलरिटी है। तो हमारा जो भाई बहन है, जैसे हम 2 भाई हैं, तो हमारे में जो सिमिलरिटी है ये हॉरिजॉन्टल है, यह हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी कहलाएगा। और हम पेरेंट से आए हैं, एक पेरेंट से आए हैं, हम 2 भाई बहन, हम 2 भाई, तो ऊपर से नीचे दो, इस सिमिलरिटी को कौन सा सिमिलरिटी कहिएगा? वर्टिकल सिमिलरिटी। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? तो इतने बातों को देखिए पैराग्राफ 1 में समझाया गया है। ठीक है, पहला बात, बायोलॉजी का डेफिनेशन दिया गया है। यह बताया गया है कि अर्ली मैन ने क्लासिफिकेशन शुरू किया अपने आसपास के चीजों का। दूसरा बात, एंथ्रोपोजेनिक व्यू के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत अच्छा व्यू नहीं है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जिसमें इंसान को सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, और तीसरा बोला गया है कि हम इस चैप्टर में सॉरी बेटा, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए
एक साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं जिसका नाम है अर्नस्ट मायर। याद रखिएगा, ये 100 साल जिए थे। कितने साल? 100 साल। इनका जन्म कैम्पटन में हुआ। कहां? कैम्पटन, 5 जुलाई 1904 में। कैम्पटन कहां पड़ता है बेटा? जर्मनी में। अर्नस्ट मायर, इनको 20वीं सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 20वीं सेंचुरी का डार्विन। डार्विन तो थे ही, इनको 20वीं सेंचुरी का डार्विन कहता है। और ये दुनिया के 100 महान साइंटिस्टों में एक है। ठीक है, महान महान साइंटिस्टों में एक है। मेयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के स्टूडेंट थे। ठीक है, 1953 में इन्होंने ज्वाइन किया था और 1975 में रिटायर किए वहां से। कहां पर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के। ठीक है, और वहां पर इनको टाइटल दिया गया था अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी इमिरेट्स। इस टाइटल से इनको नवाजा गया था। अलेक्जेंडर अगासे प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी इमिरेट्स से नवाजा गया था। इनका जो टोटल कैरियर था बेटे, वो 80 साल का था। कितने साल का था? 80 साल का। इसमें इन्होंने 6 फील्ड में काम किया। कितने फील्ड? 6। जोड़ना, एंथ्रोपोलॉजी, टैक्सोनॉमी 2 हुआ, जू जियोग्राफी 1 हुआ, 3 हुआ, इवोल्यूशन क्या हो गया? 4 गो, सिस्टमैटिक्स और हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। एक साथ हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। 6 फील्ड में इन्होंने काम किया। कितने फील्ड में अपनों ने काम किया? बोलो, कितने फील्ड में काम किया? 6। ठीक है, अच्छा। एक एक बहुत बड़ा दुनिया में कंफ्यूजन है कि इसको स्पीसीज का मॉडर्न डेफिनेशन। तो ये पायोनियर माने जाते हैं स्पीसीज का जो करंट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है उसको सॉल्व करने में। स्पीसीज का जो करंट में जो एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है उसको किसने दिया था? मेयर साहब ने दिया था। ठीक है, मेयर को 3 प्राइज से नवाजा गया। देखिए हम यहां लिख दिए हैं, बालजेन इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, ध्यान रखिएगा डेट 1993, 1994 और क्रैनफोर्ड प्राइज 1999। ये तीनों प्राइज को मिला के हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्राउन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के 3 क्राउन है ये। ठीक है, बायोलॉजी के 3 क्राउन कहे जाते हैं इनको। आ गया समझ में? आइए चैप्टर शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, हमारा दुनिया कितना वंडरफुल है, जिसको हम लिविंग वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। हमारा जो दुनिया है उसको हम लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ सजीव ज्यादा मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? हाँ, पहाड़ वहाड़ भी मिलते हैं, मगर बायोलॉजी में तो हम पहाड़ का स्टडी थोड़ी करेंगे, लिविंग वर्ल्ड का स्टडी करेंगे। हाँ, वंडरफुल लिविंग वर्ल्ड, बहुत वंडरफुल है, बहुत आश्चर्यजनक है। ये थोड़ा फिलोसफिकल लेके जाता है एनसीईआरटी। ठीक है, कहता है लिविंग टाइप्स ऑफ अमेजिंग। यहां पर वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स है, अलग अलग तरह के जीव आपको देखने को मिलेंगे। कुछ चिड़िया, कुछ जीव, ठीक है, कुछ पेड़, कुछ पौधा, ठीक है, कुछ मक्खी, अलग अलग जीव, अलग अलग फीसेस देखने को मिलेंगे। फीसेस देखने को मिलेंगे तो वो भी बहुत टाइप के हैं। ठीक है, और जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलग अलग लाइफ, अलग अलग हैबिटाट में रहता है। कुछ कोल्ड माउंटेन में रहता है, कुछ फॉरेस्ट में रहता है, कुछ ओशियन में रहता है, कुछ फ्रेश वाटर लेक में रहता है, कुछ डेजर्ट में रहता है, और इवन कुछ हॉट स्प्रिंग में रहता है। ठीक है, इतना जगह रहता है कि हम क्या हो जाते हैं? स्पीचलेस हो जाते हैं, मतलब हमारे लिए शब्द नहीं मिलते। ठीक है, अच्छा, आप देखोगे दौड़ते हुए घोड़े को, मूव करते हुए बर्ड को, अलग अलग बर्ड्स को देखोगे, अलग अलग खिले हुए पहाड़ फूलों को देखोगे। ठीक है, अटैकिंग शार्क्स को देखोगे। ठीक है, ये सब देख के हम लोग क्या हो जाते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो जीव है उनमें क्या है? इकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, और कुछ में क्या है? कॉपरेशन भी है, और कुछ में कॉन्फ्लिक्ट भी है। कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों साथ साथ चलते हैं हमारे चारों ओर मिलने वाले जीवों में। अब कहोगे इससे आपका क्या मतलब है? जैसे सुनो, 2 जीव एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और 2 जीव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? विरोध भी कर रहे हैं। जैसे सांप और मेढक एक दूसरे को मार के खा रहे थे, यहां कन्फ्लिक्ट है। और दो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं, तो वहां कॉपरेशन है। तो कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों देखने को मिलता है हमारे चारों ओर। ठीक है, अच्छा, कहता है एमॉन्ग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी और इवन मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड। कहता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन है, ये सेम में
पॉपुलेशन के मेंबर भी है और डिफरेंट कम्युनिटी के पॉपुलेशन में भी है। आ रहा है समझ में? डिफरेंट कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म के बीच भी है क्या है, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन। जैसा कि वहां बताया गया है, जैसा कि यहां बता रहे हैं, सेम मेंबर के स्पीसीज में भी है कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन, और कम्युनिटी के डिफरेंट पॉपुलेशन में भी है। आ रहा है समझ में? अब हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान से देखना, कहता है, यहां पर कहता है कि ऐसा है कि मॉलिक्यूलर ट्रैफिक जो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारा मॉलिक्यूल, क्योंकि हम लोग क्या है, केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट है, तो बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उन केमिकल्स के बीच में भी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है और नहीं तो कॉपरेशन है, दोनों चीजें। आया समझ में? अब कहता है कि इससे यह सवाल उठता है कि लाइफ क्या है और लाइफ का पर्पस क्या है। तो लाइफ क्या है, ये तो साइंटिफिक क्वेश्चन है, ये तो हम समझ लेंगे कि जीवन किसको कहते हैं, ठीक है। मगर लाइफ का पर्पस क्या है, ये प्योर फिलोसफिकल टर्म है। कैसा टर्म है? फिलोसफिकल। पहला, लाइफ क्या है, ये साइंटिफिक है। कैसा है? साइंटिफिक है। इसका जवाब देना संभव है, ये साइंटिफिक है। मगर लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, ये पूरा का पूरा कैसा है बेटा, फिलोसफिकल है। इसका कोई आंसर नहीं है। अलग अलग जीवों का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, फिलोसफिकल है, ठीक है। तो कहता है हम यहां पर फर्स्ट आंसर को खोजेंगे कि व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लाइफ, हम ये खोजेंगे, ठीक है। लाइफ क्या है, पहले लाइफ का डेफिनेशन था, अब ये हटा दिया गया है, तो अब डायरेक्ट बात करता है लाइफ किसको कहते हैं, वो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब हटा दिया गया है। अब डायरेक्ट यहां पर लेके आया गया है, नया वाला एनसीईआरटी है, जिसमें कहा गया है कि हमारे लिविंग वर्ल्ड के चारों ओर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। यदि हम अपने चारों ओर देखें बेटा, तो क्या सिर्फ आप ही हैं कि आपके आगे आगे पीछे बहुत सारे जीव हैं। इवन ऐसे भी जीव हैं जो आपको नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। आपके चारों ओर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट्स है, पॉटेड प्लांट्स है, इंसेक्ट्स है, पेस्ट है, बहुत सारे चीज है, प्लांट्स है। सेवरल ऑर्गेनिज्म है जिसको आप आंखों से देख भी नहीं सकते, मगर वो आपके चारों ओर हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करोगे, मतलब आप अपने घर के आसपास देखोगे तो कम दिखेगा, थोड़ा मोहल्ला में घूम जाओ तो और दिखेगा जीव, थोड़ा और बड़ा पूरा शहर में घूम जाओ तो और जीव दिखेगा। तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे, वैसे वैसे डाइवर्सिटी भी क्या होती जाएगी, मिलने वाले ऑर्गेनिज्म की संख्या भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यदि आप डेंस फॉरेस्ट में जाओ तो प्रोबेबली यू सी लार्ज नंबर ऑफ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ज्यादा संख्या और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को देखोगे, ठीक है। अलग अलग प्लांट्स देखोगे, अलग अलग एनिमल्स देखोगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो हम बोलते हैं कि हमारे धरती पर ऐसा माना जाता है बेटे कि 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक स्पीसीज को आज तक हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो याद रखना, हमने अभी तक कितने ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब और स्पेसिफाई कर दिया है, तो हम याद रखेंगे 1.7 से लेके 1.8 मिलियन। तो नंबर ऑफ स्पीसीज दैट नोन एंड डिस्क्राइब, कितना स्पीसीज हमारे जान पहचान में है और डिस्क्राइब्ड है, उस दोनों नोन और डिस्क्राइब कितने ऑर्गेनिज्म है, 1.7 मिलियन। कितना बेटा? 1.7 से 1.8 मिलियन। और इसी को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं बेटा? बायोडाइवर्सिटी। अब यहां देता है बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन, नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आ रहा है समझ में? जैसे जैसे हम न्यू एरिया एक्सप्लोर करेंगे एंड इवन ओल्ड वंस, पुराने वाले को भी लेते हुए, तो हम नए नए ऑर्गेनिज्म को क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे और आइडेंटिफाई करते जाएंगे, ठीक है। तो हम जैसे जैसे नया एरिया पुराना एरिया को एक्सप्लोर करते जाएंगे, नए एरिया के साथ साथ पुराने एरिया के साथ साथ नए एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, नए नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे और उसको पहचानते चले जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक प्रॉब्लम क्या है कि हम जानते हैं कि हमारे पास मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल इन द वर्ल्ड है। अब हर एक प्लांट और एनिमल का अलग लोकल नाम अलग अलग होता है। जैसे भिंडी, तो भिंडी हम ना समझेंगे, भिंडी अमेरिका वाला थोड़ी समझेगा, ठीक है। तो लोकल नेम ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है और विद इन कंट्री टू कंट्री भी वेरी कर जाता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नाम बदल जाएगा। अब इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका खोजा जिससे स्टैंडर्डाइज नाम दिया जा सके। कैसा नाम?
स्टैंडर्डाइज नाम गिविंग टू ए ऑर्गेनिज्म। और इसी प्रोसेस को, जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्डाइज नाम हो, उसी को कहते हैं नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं बेटा? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज पॉसिबल तभी है जब आप उसको पहिया से आइडेंटिफाई कर लो। जीव को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर करेक्टराइज किया जाता है, उसके करेक्टर देखे जाते हैं, और करेक्टर के आधार पर हमारे दिमाग में कोई नाम है तो हम नाम देते हैं, नहीं है तो नाम बना देते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर हुआ? नाम है तो हम दे देते हैं, नहीं है तो हम बना देते हैं और लिख देते हैं कि भैया हमने इसको ये नाम दिया। ठीक है, तो ये जो नाम होता है, इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन, फिर इसका करेक्टराइजेशन, और थर्ड नंबर पर क्या किया जाता है? नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी को आसान बनाने के लिए नंबर ऑफ साइंटिस्ट इस्टेब्लिश प्रोसीड्योर, तो साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म, जो जो ऑर्गेनिज्म को हम पहचान चुके हैं उनको साइंटिफिक नेम असाइन कर दें। ये एक्सेप्टेबल है बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द, और ये नाम दुनिया भर के बायोलॉजिस्टों के द्वारा क्या है? एक्सेप्टेड है। इसके लिए दो संस्था बनाई गई है, एक बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, याद रखिएगा फुल फॉर्म ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और दूसरा एनिमल के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। हो सकता है जूलॉजी कर दे, यहां बायोलॉजी कर दे तो फंस जाइएगा। ठीक है, अच्छा, साइंटिफिक नेम हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही होता है, दो नहीं हो सकता। ठीक है, और इसको लिखने के लिए जो सबसे पहले रूल आया था वो आया था बायोलॉजिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने दिया था? कार्लस लिनस ने। किसने? कार्लस लिनस ने। इसके दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं बेटे? दो। पहला जेनरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक इपिथेट। क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक इपिथेट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक, जो कि बायोलॉजिस्ट के द्वारा यूनिवर्सली क्या है? एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल के द्वारा जीव के नाम लिखने के लिए दो वर्ड का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिसमें एक जेनरिक नेम होता है, दूसरा क्या होता है? स्पेसिफिक इपिथेट। इसको देने वाले कौन थे? कार्लस लिनस, एक फेमस बायोलॉजिस्ट थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे यदि हम मैंगो का नाम लिखे तो नाम लिखना होगा मैग्नीफेरा इंडिका। क्या लिखना होगा? जहां मैग्नीफेरा जीनस नेम है, क्या है बेटा? जीनस नेम, और इंडिका स्पीसीज इपिथेट है। क्या है? स्पेसिफिक स्पीसीज बोलो, स्पीसीज बोलो, पर्टिकुलर स्पीसीज का नाम है, स्पीसीज है, नहीं तो स्पेसिफिक इपिथेट है। ठीक है, तो कुछ ये जो नाम लिखाता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर पर लिखा जाए, रूल पर लिखा जाता है। अब इसमें 4 रूल आपको बताए गए हैं। कितने रूल बताए गए हैं? 4। आइए, पहला कि जितने भी नाम लिखे जाएंगे वो लैटिन में लिखे जाएंगे। ठीक है, नाम लिखे जाएंगे, बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में लिखे जाते हैं, और नहीं लिखे गए लैटिन में तो उसको देखो, बायोलॉजिकल नेम और जनरली लैटिन, और रिटेन किया जाता है इटैलिक में। किस में लिखा जाता है बेटा? इटैलिक में। और दे आर इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके। बायोलॉजिकल नेम लैटिन में लिखे जाते हैं, लैटिन में लिखे जाते हैं। ठीक है, और राइट मतलब नेम जो होता है वो लैटिन होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो लैटिन होता है। लैटिन भाषा बेटा समय के साथ बदलती नहीं है, डेड लैंग्वेज है, और रिटेन किया जाता है इटैलिक में। यदि नहीं है तो उसको लैटिनाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? यदि लैटिन ऑरिजिन का नहीं है तो उसको लैटिनाइज कर दिया जाता है। ठीक है, और इटैलिक में थोड़ा तिरछा लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट वर्ड में हम जीनस को लिखेंगे और सेकंड में क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक इपिथेट को। अच्छा, बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटन जब किया जाता है तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, मतलब जीनस को अलग और स्पेसिफिक इपिथेट को अलग, और इटैलिक में तो रिटन करते हैं, हैंड रिटन जब करते हैं तो इटैलिक में लिखते हैं, पता है ना? चलिए, ठीक है, अगला थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं बेटा। फर्स्ट वर्ड डिनोट जीनस, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और सेकंड वर्ड जो होता है वो स्मॉल लेटर से होता है। किससे होता है बेटा? स्मॉल लेटर से। ठीक है, इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका। कभी कभी इसमें साइंटिस्ट का नाम भी जोड़ दिया जाता है, जैसे यहां लिखा है मैग्नीफेरा
इंडिका लिन, मगर यहां पर एब्रीविएटेड साइंटिस्ट का नाम ही जोड़ा जाएगा। जहां इसका लिन का मतलब क्या हुआ, लाइनस, तो लाइनस का लिन जोड़ दिया गया। ठीक है। अच्छा, हमने बोला आप किसी जीव को देखें तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफाई करोगे, पहचानोगे कि ये क्या है। उसके बाद उसका करेक्टर नोच करोगे, क्या करोगे, करेक्टराइजेशन करोगे। और थर्ड नंबर में क्या करोगे, नोमेनक्लेचर, क्या करोगे बेटा, नोमेनक्लेचर। और फिर क्या कर दोगे, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया। तो ये पहले आइडेंटिफिकेशन, करेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, यही चार मुख्य बात होता है किसका, टेक्सोनॉमी का। आ रहा है समझ में। किसी चीज को, या क्योंकि स्पीसीज की संख्या एक दो नहीं है, लाखों करोड़ों है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन है, तो सबको याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो इससे बढ़िया है कि हम टेक्सोनॉमी कर दें, और इन्हीं को मिला के बेटा हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी के पार्ट है। ठीक है, आ गया समझ में। तो देखिए, क्लासिफिकेशन कहता है इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ए टाइम, मगर हम यदि क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, सबको मोटा मोटी याद रख सकते हैं। जिसे हम बोले प्रोकैरियोट, तो हमको पता है प्रोकैरियोट का जो जनरल फीचर होगा वो सारे बैक्टीरिया का जनरल फीचर होगा। आ रहा है समझ में। तो कह रहे हैं क्लासिफिकेशन इन द प्रोसेस एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड अपॉन इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर हमने बांट, जैसे घर में सामान आता है ना, तो हम कुछ को बांट देते हैं, उसी तरह बांट देते हैं। ठीक है, यूज के आधार पर। ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी रिकॉग्नाइज ग्रुप, जैसे प्लांट, एनिमल, डैग, कॉट, डॉग, कैट, इंसेक्ट। ठीक है। अच्छा, मोमेंट वी यूज एनी ऑफ द टर्म एसोसिएट विथ सर्टेन कैरेक्टर, मतलब हम किसी को प्लांट बोल रहे हैं, किसी को एनिमल बोल रहे हैं, किसी को डॉग बोल रहे हैं, किसी को कैट बोल रहे हैं, किसी को, तो ये किसी कैरेक्टर के आधार पर ही तो बोल रहे हैं कि ये कुत्ता है, जिसमें कुछ कैरेक्टर है, भौंकता है, ये इसका कैरेक्टर है, काटता है, ये इसका भड़क, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, तो इसका कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर के आधार पर ही तो हम ये ग्रुप बता रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर, ये सब एक टेक्सा है, मतलब ये एक रैंक है, मगर अलग अलग डिग्री का, अलग अलग डिग्री का। आ रहा है समझ में। वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द ग्रुप। वी इमेजिन हाउ यू थिंक डॉग, डॉग क्या सोचते हो, भौंकता है, काटता है, यही तो सब सोचते हैं। तो कहता है ईच ऑफ वी, ईच, कहता है ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग नॉट कैट। यदि हम कैट का कैरेक्टर बताएंगे, अच्छा बताओ, हम यदि बोले कोई भौंक रहा है तो तुम बिल्ली के बारे में सोचोगे, कुत्ता के बारे में, कुत्ता के बारे में। आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ। उसी तरह इसका मतलब ये जो भी हम बात बोले, जो भी बात बोले वो सब क्या है, टेक्सॉन है, टेक्सा है। टेक्सा मतलब एक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। डॉग, कैट, इंसेक्ट, ये सब एक क्या है, डॉग, कैट, ये सब एक टेक्सा है, ये सब रैंक है, मगर अलग अलग डिग्री का। हम बोले मैमल्स, मैमल्स में तो सब आ गए, डॉग भी आ गया, कैट भी आ गया, क्योंकि ये सब मेमोरी ग्लैंड होगा। हम बोले मैमल्स, तो मैमल्स में सब आ गए। कौन कौन आ गए, जिसमें एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर होगा। एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर कुत्ता में होता है, बिल्ली में भी होता है। ठीक है, इसका मतलब कुत्ता, बिल्ली, मैमल्स, ये सब क्या है, ये सब क्या है, रैंक है। राइस, जिसे प्लांट बोले, प्लांट, व्हीट प्लांट, तो प्लांट आ गया, राइस आ गया, अड़हुल का फूल आ गया। तो डॉग, कैट, मैमल्स, राइस, ये सब क्या है, ये सब कैटेगरी हैं, अलग अलग रैंक के, अलग अलग रैंक के। और इन्हीं को साइंटिफिक टर्म में कैटेगरी ना बोल के क्या बोला जाता है, टेक्सा। साइंटिफिक टर्म में फॉर दीज कैटेगरी कौन सा वर्ड यूज होता है बेटा, टेक्सा। कैटेगरी लोकल टर्म है, टेक्सा थोड़ा सा अच्छा टर्म है। साइंटिफिक वर्ल्ड में टेक्सा है, टेक्सॉन यूज होता है। ठीक है, वी मस्ट रिकॉग्नाइज टेक्सा, टेक्सा कैन बी इंडिकेट कैटेगरी। टेक्सा, कैटेगरी एक ही चीज है। टेक्सा साइंटिफिक है, बायोलॉजिकल वर्ड के लिए यूज होता है, जबकि कैटेगरी अलग अलग चीजों के लिए, नॉन लिविंग के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, एनिमल, मैमल्स, डॉग, ऑल आर टेक्सा, ये सब एक एक टेक्सा है, सब एक एक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, मगर अलग अलग डिग्री का। ठीक है, मैमल्स आर एनिमल्स, देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग रिप्रेजेंट टेक्सा, मगर ये अलग लेवल के। समझ में आया। तो टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और कैरेक्टराइजेशन। ये सारे को मिला के क्या बोलते हैं बेटा, क्लासी टेक्सो
टेक्सोनॉमी, किसी जीव को देख के एक प्रॉपर कैटेगरी में रख देना ही क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी। तो बेस्ड ऑन कैरेक्टराइजेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। अलग अलग टेक्सोनोमिक ग्रुप में क्या किए हैं? बांट दिए हैं। और ये पूरे को प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्लासिफिकेशन तो हम कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में आम आता है, उसका भी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, ये लंगड़ा आम है, ये फलाना आम है, या दवा आता है, या कुछ भी आता है, ठीक है, घर का साबुन उबुन आता है, तो उसको क्लासिफाई करते हैं कि नहीं? मगर नॉन लिविंग के लिए टेक्सोनॉमी नहीं यूज करते। टेक्सोनॉमी वर्ड लिविंग के लिए यूज होता है। आया समझ में? ठीक है। द कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये चार बेसिक कैटेगरी है किसके? टेक्सोनॉमी के। टेक्सोनॉमी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है कि टेक्सोनॉमी आजकल ही हो रहा है। टेक्सोनॉमी इंसान बहुत पहले से कर रहा है, मगर पहले का जो था उसका आधार था अपना यूज। क्या था? यूज। जैसे अर्ली मैन का मुख्य कारण क्या था? खाना, कपड़ा और आवास। इसके आधार पर अपने आसपास के चीजों को क्या कर देता था? बांट देता था। ठीक है, जिससे खाना मिला, जिससे कपड़ा ढकने के, शरीर ढकने के लिए कपड़ा मिल गया, आवास के लिए जिससे मिल गया, घर बनाने के लिए लकड़ी उकड़ी मिल गया, उस हिसाब से क्लासिफाई करता था। तो टेक्सोनॉमी कोई नया चीज नहीं है। अर्ली मैन भी टेक्सोनॉमी करता आया है, मगर उसका टेक्सोनॉमी का आधार क्या था बेटे? फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, एक टर्म आता है सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी से बड़ा ब्रांच हो जाता है सिस्टमैटिक्स। ध्यान से सुनिए, टेक्सोनॉमी में हमने लिविंग के एक्सटर्नल कैरेक्टर को देखा, इंटरनल कैरेक्टर को देखते हैं। एक्सटर्नल कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर और देखते हैं किसमें? एक्सटर्नल कैरेक्टर, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी देखते हैं। और यदि हम टेक्सोनॉमी में क्या शामिल कर लें? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी शामिल कर लें, तब ये बड़ा ब्रांच बन जाता है बेटे। तब कहा जाता है सिस्टेमैटिक्स। क्या कहा जाता है? सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स क्या है? ये टेक्सोनॉमी ही है, मगर किसके साथ? इवोल्यूशन के साथ। इवोल्यूशन, टेक्सोनॉमी में इवोल्यूशन नहीं देखा जाता, एक्सटर्नल कैरेक्टर और इंटरनल कैरेक्टर देखा जाता है। मगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी यदि देखा जाए ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के दौरान, तो इसको कहा जाएगा सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स या टेक्सोनॉमी का क्राइटेरिया समय समय पर क्या करता रहता है बेटा? चेंज करता रहता है, क्योंकि हम अलग अलग कैरेक्टर को क्या करते रहते हैं? इंक्लूड करते रहते हैं क्लासिफिकेशन में, जिससे क्लासिफिकेशन अच्छा हो पाए, ज्यादा से ज्यादा सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख पाए और डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म को क्या रख पाए? दूर दूर रख पाए। समझ में आया? तो ह्यूमन बीइंग सिंस लॉन्ग not only knowing more about different kinds of organism and their diversity, मतलब human beings since long time not only interested in knowing more about different living in their diversity, मगर उनके साथ इनका रिलेशन क्या है इसको भी जानने में इंटरेस्टेड है। आ रहा है बेटा समझ में? सॉरी, ये पीछे चला गया था। अच्छा, एक बात सुनो, हमने कहा, हाँ, तो यदि हम, अच्छा, कहता है डाइवर्सिटी एमंग, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप तो तब हो सकता है जब हम क्या देखें? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसीलिए एक नया ब्रांच आया बायोलॉजी का, ब्रांच ऑफ स्टडी विथ रेफरेंस टू किसके? रिलेशनशिप के साथ। उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमा मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, किसके साथ? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ। तो लाइनस यूज सिस्टमा नेचुरी, लाइनस का एक किताब था बेटा सिस्टमा नेचुरी, जिसको उसने पब्लिश किया था इस नाम से, पब्लिकेशन सिस्टमा। तो इसका मतलब सिस्टमा नेचुरी को टर्म भी किसने दिया था? सिस्टमा नेचुरी भी टर्म लाइनस ने दिया था। ठीक है, सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। अच्छा, सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी क्या करते हैं? काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो टेक्सोनॉमी है ना बेटा, ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ठीक है, इट इज ए नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, मगर हेरार्ची ऑफ स्टेप्स इन विच हर एक स्टेप को रैंक, कैटेगरी या टेक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्सॉन। याद रहेगा, हर एक को टेक्सॉन कहते हैं। और बहुत सारे टेक्सॉन मिलके या टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर मिलके, बहुत सारे
टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर मिलके टेक्सोनॉमिक हायरार्ची बनाते हैं। और इस टेक्सोनॉमिक हायरार्ची में सबसे निचले पायदान पर जो होता है उसको स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीसीज। और सबसे टॉप पर जो होता है उसको किंगडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? किंगडम। क्या कहा जाता है? किंगडम। क्या कहा जाता है? किंगडम। समझ में आया? तो टेक्सोनॉमी का सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है? बोलो, टेक्सोनॉमी का सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है? इंसेक्ट। सॉरी, इंसेक्ट बोल रहे हैं, स्पीसीज। और टेक्सोनॉमी का स्पीसीज और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी क्या है? हाँ जी, सही बोल रहे हैं आप, बोलिए किंगडम। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, लंबा चौड़ा। और हर एक को क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिक रैंक। रैंक, कैटेगरी या टेक्सोन। जैसे यहां देखो, यहां हम 7 कैटेगरी की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सारे तो एक रैंक है और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। आप ऑर्डर बदल नहीं सकते, ठीक है, याद रखने के लिए। SGF, बोलिए SGF OGPK, SGF OGPK। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? किंगडम। सबसे छोटा स्पीसीज। स्पीसीज में ज्यादा सिमिलरिटी दिखेंगे। 2 स्पीसीज को आप देख के पहचान सकते हैं, कुत्ता और आपको देखें तो ये पहचान लीजिएगा कि इंसान है, ये कुत्ता है। आ रहा है समझ में? मगर आप सोचिए यदि आप किंगडम दिखाएं तो आप और कछुआ दोनों एनिमल हैं। बताइए, आप में और कछुआ में कोई सिमिलरिटी है क्या? नहीं है। आ रहा है समझ में? तो किंगडम लेवल जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर घट जाता है बेटा। कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाता है? कॉमन कैरेक्टर घट जाता है। कॉमन कैरेक्टर जाता है घट, इसलिए क्लासिफिकेशन डिफरेंट होता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। किंगडम तक पहुंच के आपको पता ही नहीं चलेगा, आप और केचुआ एक जैसे हैं, ठीक है, किंगडम में। मगर हाँ, जितने लोअर लेवल में होंगे वहां सिमिलरिटी ज्यादा दिखेगा। ऊपर जाने पर सिमिलरिटी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। याद हो गया? अब देखिए सबसे लोएस्ट लेवल पर कौन आता है? स्पीसीज आता है। कौन आता है? स्पीसीज। टेक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म हैज लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैरेक्टर, कॉमन कैटेगरी। जैसे यदि हम सारे ऑर्गेनिज्म का हम क्या किए हैं? टेक्सोनॉमिक स्टडी किए हैं और उनको हम कॉमन कैटेगरी में बांट दिए हैं। उनको कॉमन कैटेगरी के हिसाब से ऐसे सजा दिए हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, फाइलम या डिवीजन। फाइलम एनिमल के लिए, डिवीजन प्लांट के लिए। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ऑल ऑर्गेनिज्म या तो वो प्लांट है नहीं तो एनिमल किंगडम में रखा जाएगा। दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है या तो प्लांट है नहीं तो क्या है? एनिमल। ठीक है, लोएस्ट कैटेगरी क्या है? स्पीसीज। क्या है? और हाईएस्ट कैटेगरी क्या है? स्पीसीज इज द लोएस्ट कैटेगरी और प्लांट और किंगडम इज द हाईएस्ट। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी। आ गया समझ में? हाईएस्ट कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म को यही 7 टेक्सोनॉमिक हायरार्ची में रख दिया गया है। ठीक है, आइए स्पीसीज की बात करते हैं। स्पीसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है और स्पीसीज को देख के पहचाना जा सकता है। वन कैन एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली बड़ा डिफरेंट होते हैं। अरे अभी बता दिए, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथरा लियो। मैग्नीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, मैग्नीफेरा लियो लायन। ये 3 नाम है। और इंडिका, ट्यूबरोसम, ये सब के लियो, ये सब क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है, अलग अलग स्पीसीज के। जबकि मैग्नीफेरा, सोलेनम और पैंथरा क्या है? ये जेनरा है, इससे ऊपर का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन या कैटेगरी है। क्लियर? अच्छा, जीनस में एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट आ सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट को किस में रखते हैं? जीनस में, जिनमें कुछ सिमिलरिटी होता है। जैसे एग्जांपल यहां दिया हुआ है, जैसे ध्यान से सुनो, पैंथरा। पैंथरा में 2 चीज रखते हैं। पैंथरा टिग्रिस भी रख सकते हैं, लियो भी रख सकते हैं। पैंथरा लियो भी रख दिए और क्या रख दिए? टिग्रिस भी रख दिए। तो पैंथरा क्या है? जीनस है। एक जीनस के अंदर में बहुत सारे स्पीसीज आते हैं, मगर स्पीसीज सबसे लोएस्ट है और सबसे ज्यादा क्लोज सिमिलरिटी किस में दिखेगा? स्पीसीज में। ठीक है, आप देख के पहचान लीजिएगा। ठीक है, मगर शेर और बाघ तो, शेर और टिग्रिस, शेर और लियो, लियो मतलब चीता। ठीक है, चीता और बाघ में कुछ तो अंतर है। अरे आ रहा है समझ में? ठीक है, उसी तरह सोलेनम में कौन आते हैं? निग्रम भी आता है और सोलेनम ट्यूबरोसम भी आता है, आलू भी आता है। निग्रम मतलब मकोई,
अरे आ गया समझ में, क्लियर। और मिलोंगेना जिसको बैगन बोलते हैं, सोलेनम मिलोंगेना, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम निग्रम, सोलेनम मिलोंगेना, ये 3 अलग अलग हैं। मकोय, 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 मिलोंगेना बैगन, और कौन सा बेटा, और कौन सा, ट्यूबरोसम। ये सब अलग एक ही जेनरा के अलग अलग स्पीसीज है। मतलब एक जेनरा में अलग अलग स्पीसीज को रखा गया है। ह्यूमन बींग को कौन से कौन से जीनस में रखा गया है, होमो, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन बींग का क्या नाम है, होमोसेपियंस, ठीक है। अच्छा, जीनस, जीनस कंप्राइजेज, जीनस में रखा गया है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को रखा गया जिनमें कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, कॉमन होता है, कुछ कॉमन कैरेक्टर होता है। जैसे बाघ और चीता, बाघ और चीता ये सब में कॉमन कैरेक्टर है, इसलिए इस एक में रख दिए हैं। जैसे देखो, बाघ, लायन, पैंथरा लियो लायन, पैंथरा पार्डस चीता लियोपार्ड, पैंथरा टिग्रिस, ये सब किस में रखा गया है, पैंथरा में। उसी तरह सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मिलोंगेना, सोलेनम क्या बोले, सोलेनम मिलोंगेना, सोलेनम निग्रम, ये सबको किस में रखा गया है, सोलेनम में रखा गया है। मगर तुम देखो बिल्ली को इससे बाहर कर दिया गया है। किससे, जी ना, बिल्ली का फैलिस है, क्या है, फैलिस, फैलिस आ रहा है समझ में। अब देखो, यदि हम बोले जीनस, बहुत सारे, नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली, इसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा को रखा गया है। एक जैसे दिखने वाले जेनरा को किसमें रख दिया गया है, बताओ, किसमें, फैमिली में। अच्छा, कॉमन कैरेक्टर घट रहे होंगे, कॉमन कैरेक्टर घट रहे, मगर इंडिविजुअल कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, ठीक है, कॉमन कैरेक्टर घट जाते हैं। तो देखिए, एज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी घट रहा है, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर एक दूसरे में क्या होते जाएंगे, घट जाएंगे, और जो एक जैसे हैं उनको एक जैसे में रखा गया है, ठीक है। जैसे यहां देखो, फैमिली किससे मिलके बना है, जीनस से मिलके बना है, ठीक है। फैमिली आर characterized on the basis of vegetative and reproductive feature of plant species. The families characterized on the basis of vegetative and reproductive feature, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज के आधार पर किसको बांट दिए हैं, फैमिली को बांट दिया। आ रहा है समझ में। फॉर एग्जाम्पल, सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, इन तीनों को उठा के किस में रखा गया है, सोलेनेसी में। उसी तरह पैंथरा में लायन, टाइगर और लियोपार्ड आते हैं, और फैलिस में कैट आता है। इन सभी को उठा के किस में रखा गया है, फेलाइडी में। मतलब अब बिल्ली जो टाइगर की मौसी कही जाती है, सबको उठा के एक में रख दिया गया है, फेलाइडी में। बिल्ली का भी बिहेवियर वैसा ही है जैसा टाइगर का, मगर ये छोटी बिल्ली है, मतलब ये स्मॉल है, वो बिग कैट्स कहे जाते हैं, नहीं कहे जाते हैं, इन तीनों को बिग कैट्स कहते हैं, तीनों को बिग कैट्स बोलते हैं, पता है ना। चलिए, मगर कैनाइडी अभी भी अलग है। अब रिलेटेड फैमिली को किस में रखेंगे, देखिए, कॉमन कैरेक्टर घटता है, ऊपर जाते हैं, ठीक है, कॉमन कैरेक्टर, तो जीव कॉमन कैरेक्टर घट रहा है, कहता है अब डिफिकल्ट होगा पहचानना, ठीक है। ऑर्डर, एज वी सीन अर्लियर, species, genus and family are based on number of similar character. Generally, order and other higher taxonomic character identify on the aggregate of character, ठीक है। Order is the higher category, ऑर्डर हायर कैटेगरी है। अच्छा, इसमें फैमिली, जो असेंबली ऑफ फैमिली, अलग अलग फैमिली को एक साथ रखे हैं। जैसे, ध्यान से सुनो, हम बोल रहे हैं एक फैमिली है कॉन्वुलेसी, जिसमें सोलेनेसी भी आ गया। फैमिली जैसे कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी को उठा के पॉलिनोमियल्स में रखा गया है। किस में रखा गया है बेटा, पॉलिनोमियल्स। किस आधार पर, फैमिली को बांटे थे फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर, तो इसको किस आधार पर बांट दिए हैं, फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर। उसी तरह कार्निवोरा में दो चीज को, फेलाइडी में कौन कौन आ गए, कौन कौन फैमिली आ गए, कौन आ गए, बिग कैट्स और स्मॉल कैट्स भी आ गए, मतलब लायन, लियोपार्ड और टाइगर आ गया, और कैनाइडी में कुत्ता आ गया। इन सभी को एक ऑर्डर दिया गया है। उसी तरह क्लास बोलते हैं जिसमें रिलेटेड क्या आते हैं, ऑर्डर आते हैं, ठीक है। रिलेटेड ऑर्डर से क्या बनेगा, क्लास बनेगा। अच्छा, जैसे प्राइमेटा एक क्लास है, प्राइमेटा जैसे ऑर्डर
प्राइमेटा, यदि ऑर्डर प्राइमेटा को बोले जिसमें कौन कौन आता है, मंकी, गिबन और मंकी, गोरिल्ला और गिबन, इसको किस क्लास में रखा गया, मैमालिया, जिसमें हम भी हैं। ठीक है, तो प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें मंकी, गोरिल्ला और गिबन आता है, उसको मैमालिया में रखा गया है, एलोंग विथ ऑर्डर, किस ऑर्डर को, किसके साथ, कार्निवोरा के साथ। तो प्राइमेटा और कार्निवेरा दोनों को किस क्लास में रखा गया है, प्राइमेटा, कार्निवोरा दोनों ऑर्डर को किस ऑर्डर में रखा गया है, किस क्लास में रखा गया है, मैमालिया में रखा गया है। आ गया समझ में, क्लास मैमालिया है, अदर ऑल्सो, अदर ऑर्डर ऑल्सो, दूसरा हम भी इसी में, मैमालिया में। अगला फाइलम, अब फाइलम प्लांट के लिए होता है कि एनिमल के लिए, एनिमल के लिए फाइलम। अब डिफरेंट क्लास को ध्यान से सुनिए, डिफरेंट क्लासेस कंप्राइजेस फाइलम। ठीक है, फाइलम, फाइलम, फाइलम में दो फाइलम, कौन सा, एनिमल नहीं तो प्लांट, सॉरी, फाइलम में दो फाइलम, फाइलम जैसे क्लास कंप्राइजेस, जैसे फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एलोंग किस, विथ मैमल्स, हायर कैटेगरी किस में रखा गया है, फाइलम में, हायर कैटेगरी फाइलम में, कौन सी, मतलब एमोंग मैमल्स, जो मैमल्स हैं उसको हायर कैटेगरी फाइलम में रखा गया है। अब ध्यान से सुनना, फाइलम कॉर्डेटा, कौन सा फाइलम, कॉर्डेटा, और दूसरा नॉन कॉर्डेटा, ये फाइलम है, फाइलम हो गया जिसके, अच्छा वैसा जीन में क्या पाया जाएगा, नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम पाया जाएगा, किस फाइलम में रखेंगे, कॉर्डेटा में, किस में रखेंगे, कॉर्डेटा में। प्लांट्स, इन प्लांट्स क्लास विथ सिमिलर कैरेक्टर, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, हायर कैटेगरी इज कॉल्ड डिवीजन। यहां फाइलम प्लांट्स के केस में क्या यूज करते हैं बेटा, डिवीजन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आइए बात करते हैं किंगडम। किंगडम में बहुत सारे फाइला को रखा गया, बिलोंग टू वेरियस फाइला, असाइन टू हायर कैटेगरी किंगडम, किंगडम बनाता है। और किंगडम दो ही है, एनिमालिया, एनिमालिया में किसमें है, सिस्टम ऑफ एनिमल्स होंगे, और दूसरा किंगडम प्लांटाई है जिसमें हम डिस्टिंक्ट ऑल प्लांट्स को रखा गया होगा। ठीक है, और वेरियस डिवीजन, अलग अलग डिवीजन के प्लांट्स को किस में रखा गया होगा, प्लांटाई में, और अलग अलग फाइला के फाइला को किस में रखा गया होगा, किंगडम एनिमालिया में। आ गया समझ में, क्लियर। अच्छा, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विथ फिगर, ये फिगर आपको याद करा दिए। ठीक है, अच्छा, साइंटिस्टों ने कुछ सब कैटेगरी, इनके बीच में भी कुछ कैटेगरी बनाया है इस हेरार्ची को, ताकि ये जो साइंटिफिक है, मतलब ये जो साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसको ज्यादा अच्छा किया जा सके। साउंड का मतलब यहां आवाज नहीं होगा, अच्छा होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। कहता है यू कैन रिकॉल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, जैसे जैसे हम स्पीसीज के किंगडम जाते हैं कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाता है, घटता जाता है, इसीलिए क्लासिफिकेशन क्या होता जाता है, डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन रिलेशनशिप फ्रॉम वन टेक्स ऑफ टू अनदर। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, हेंस प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। अब यह बात को आपको याद रखना है, आज ध्यान से सुनिए, इस बात को आपको याद रखना है। क्या है, याद कर लो, रट लो बेटा, यही काम है। ह्यूमन, होमोसेपियंस बायोलॉजिकल नेम, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मैग्निफेरा इंडिका, वीट टिटिका मेस्टिबम। जीनस पढ़ो, होमो, मस्का, मैग्निफेरा, टिटिकम। होमनाइडी, फैमिली कौन सा है ह्यूमन का, होमनाइडी, एकदम याद होना चाहिए। मसाइडी, आईडी जिसमें लगे वो फैमिली है। एनाकार्डियेसी, पोएसी, क्या बोलते हैं, पोएसी, पहचानना आसान है। एसी, ऑर्डर याद करना होगा। प्राइमेटा, हमारा ऑर्डर प्राइमेटा, इसका डिप्टेरा, इसका स्पिंडेल, क्या बोलते हैं, स्पिंडल। मैग्निफेरा, मैंगो का स्पिंडल, कौन सा, ऑर्डर। ठीक है, इसका पोएल, क्या, पोएल्स, बोलो, पोएल्स। इसका क्लास मैमालिया, हमारा क्लास मैमालिया। इसका इंसेक्टा, इसका
डाइकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, और ये मोनोकोटिलिडनी। आसान है। यहां बोलो कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। यहां ऑर्थोपोडा, ये एंजियोस्पर्मी और ये भी एंजियोस्पर्मी। आसान है। आइए, अब यहां कुछ बातें दिया हुआ है। लिविंग वर्ल्ड रीच इन बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा रीच है बेटा। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मिलियंस ऑफ प्लांट, कितना 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक स्पीसीज है कि नहीं है। हैव बीन आइडेंटिफाइड और डिस्क्राइब, इतने स्पीसीज को है तो और भी ज्यादा, मगर इतना अभी डिस्क्राइब किया गया है। और बट लार्ज नंबर ऑफ स्टिल अननोन टू अस। ठीक है, और ये साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर में क्या होते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग फीचर है। अच्छा, ये हमको हमेशा फैसिनेट करते हैं। कहता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी एंड काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिस्ट सर्टेन रूल बनाए हैं और प्रिंसिपल बनाए हैं, जिसके आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं, नाम दे सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब टेक्सोनॉमी कर सकते हैं। द ब्रांच ऑफ नॉलेज ऑफ डीलिंग विथ दिस एस्पेक्ट ऑफ रेफरेंस, मतलब जिस रेफरेंस के आधार पर हम इसको करते हैं, मतलब ये क्लासिफिकेशन करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, टेक्सोनॉमी कहा जाता है। टेक्सोनॉमी कोई नया चीज नहीं है, पुराने जमाने से हो रहा है। अच्छा, ये बात सिर्फ यही दिया हुआ है बेटे, ये बात सिर्फ यही दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया हुआ है, ये हम पहले बता देते हैं। ये कि टेक्सोनॉमी का यूज कहां है। टेक्सोनॉमी का यूज एग्रीकल्चर में है, फॉरेस्ट्री में है, फॉरेस्ट्री में है, इंडस्ट्री में है, और इन जनरल नोइंग बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी। तो 4 यूज है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री और नोइंग बायोडाइवर्सिटी, बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी। अच्छा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, बेसिस मतलब आधार, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये बेसिस है। और ये करते हैं इंटरनेशनल कोड के द्वारा, ICZN, ये दोनों याद रखना है, ICZN और ICBN। फुल फॉर्म क्या, फुल फॉर्म था बोलो, ICZN और ICBN, BN कैपिटल N, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और इसका इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, याद रहना चाहिए। ठीक है, ये बायोलॉजी के लिए है, ये जूलॉजी के लिए है और ये बॉटनी के लिए है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, एज पर पोजीशन ऑफ सिस्टमैटिक्स, एन ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्ली ऑक्युपाइड एंड प्लेस पोजीशन ऑन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब इसी के आधार पर हम एक ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर कैटेगरी दे पाते हैं। क्लियर हुआ, प्रॉपर कैटेगरी दे पाते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन है, यहां देखो, यहां देखो, समझ में आ जाएगा। कहता है मैंगो का नाम लिखना है, कौन करेक्ट है, तो ये वाला करेक्ट है। क्यों, लैटिनाइज में लिखा हुआ है, ये देखो स्ट्रेट में लिखा हुआ है, इटैलिक में लिखते हैं ना, इटैलिक में। ठीक है, और सेपरेटली अंडरलाइन भी कर देते तो ज्यादा, ये प्रिंट किया हुआ है तो इटैलिक में करेंगे, और प्रिंट नहीं किया हुआ है तो अलग अलग अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे मैग्नीफेरा प्रिंट करेंगे तो इटैलिक में करेंगे। ठीक है, प्रिंट करेंगे तो इटैलिक में करेंगे थोड़ा टेढ़ा करके, और रिटेन करेंगे तो सीधे लिखेंगे, मगर सेपरेटली क्या कर देंगे, आइडेंटिफाई, अंडरलाइन कर देंगे। टैक्सॉन का मतलब रैंक या कैटेगरी से है, कैटेगरी से। ठीक है, अच्छा, क्या क्लासिफिकेशन का तरीका समय समय पर बदलता गया है, बिल्कुल। क्लासिफिकेशन का समय अलग अलग कैरेक्टर के आधार पर हम क्लासिफाई, अब तो हम कैरेक्टराइजेशन, अब तो हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं उसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी शामिल करते हैं, और ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखा जाता है उसको सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। आ रहा है समझ में। तो अच्छा देखो, कहता है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली। हमने क्या बताया था, SGF OCPK, यही ना बताया था, SGF स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। आ गया समझ में। तो स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर और फाइलम। तो इस प्रकार यह आपका चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।